हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका हमारे चैनल सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम में स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत में भूमि सुधार। आज हम लोग भारत में भूमि सुधार के बारे में पढ़ेंगे। तो भूमि सुधार का क्या अर्थ होता है उसके बारे में जान लेते हैं पहले। तो भूमि सुधार का तात्पर्य उन सभी प्रयत्नों से है जिनके द्वारा कृषि भूमि पर किसानों के स्वामित्व को मान्यता देकर एक ऐसी न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित की जाए जिससे कृषि उत्पादन तथा किसानों की कार्य क्षमता में वृद्धि की जा सके। यानी कि यहाँ पर जो किसान हैं उनके जो भूमि स्वामित्व है और जो सरकार है उसमें सामंजस्य स्थापित करना है, ताकि ऐसी नीतियाँ बनाई जाए जो कृषि है और किसानों को दोनों को लाभ मिल सके, दोनों का विकास हो सके। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भूमि सुधार के अर्थ को स्पष्ट करते हुए बोले हैं कि भूमि सुधार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे कृषि संरचना के दोषों को जो पैदा होती हैं, कृषि संरचना में जो दोष पैदा होते हैं उनको दूर करने के लिए आर्थिक और सामाजिक बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है और ऐसी विकास नीतियों को लागू किया जाता है जिससे ये कृषि है और किसान है दोनों की प्रगति हो सके। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में भारत सरकार ने जो भूमि सुधार के लिए जो महत्वपूर्ण प्रयत्न किए हैं उनमें क्या था, उनमें था नए जमींदारी व्यवस्था को उन्मूलन, काश्तकारी या पट्टेदारी व्यवस्था में सुधार, जोत की अधिकतम सीमा निर्धारण तथा सीमा का कृषि का पुनर्गठन, है ना। ये चार मुख्य तत्व थे जिसको लेकर उद्देश्य को लेकर भारत सरकार ने जो भूमि सुधार है उसके कार्यक्रम को संचालित किया। तो हम एक एक करके इन जो चीज़ें हैं इनको एक एक करके हम देख लेते हैं। पहले इसमें पहला है जमींदारी जो व्यवस्था थी उसका उन्मूलन। ग्रामीण विकास से संबंधित जो भी विषय राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में संबंधित होने के कारण स्वतंत्रता के बाद विभिन्न राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार की नीति के अनुसार अपने अपने अलग राज्य हैं उनके अनुसार कानून बनाया है ना। जो कि नीतियाँ कौन पास करता है, राज्य सरकार के पास ही कृषि नीति होती है, लेकिन जो केंद्र सरकार है, जो सेंट्रल में सरकार बैठी होती है, उसकी नीतियों के हिसाब से प्रत्येक राज्य को स्वतंत्रता है कि वो अपने राज्य के अनुसार उन नीतियों को बनाए और लागू करे। जमींदारी इन कानूनों के द्वारा सभी हिस्सों में जमींदारी, तालुकेदार और जागीरदारी जैसी बिचौलियों कृषि भूमि को अधिकार समाप्त कर दिया गया है। यानी कि ऐसे नीतियों का पालन किया गया, ऐसे कानून बनाए हैं सभी राज्य सरकार ने कि यहाँ पर जो जमींदारी प्रथा थी इसके साथ ही जो तालुकेदार जैसे प्रथा थी वो यहाँ पर समाप्त कर दिए गए हैं। जमींदारी उन्मूलन के अलावा सभी किसानों को 4 वर्गों में विभाजित करके भूमि स्वामित्व का अधिकार भी प्रदान किया गया है इस कानून के तहत। उसमें पहला है भूमिधर। यह जो भूमिधर व्यवस्था है उसमें अनेक पीढ़ियों से अगर किसी कृषि पर किसान किसी भूमि पर खेती कर रहे हैं और जमींदारी के माध्यम से उन्हें जो भूमि का जो लगान भुगतान कर रहे होते हैं वे 1 वर्ष के लगान की 10 गुना राशि सरकार को अपनी भूमि पर उसको देकर पूर्ण स्वामित्व प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें उन्होंने कहा कि जो व्यवस्था है, जो ये व्यवस्था है भूमिधर, इसमें जो अनेक पीढ़ियों से, मान लीजिए एक खेती है उस पर कई पीढ़ियों से लोग एक ही परिवार की कई पीढ़ियों के लोग उस पर कृषि कर रहे हैं, तो उस कृषि का जो और उस कृषि का भुगतान किसको करते थे, पहले जमींदार को करते थे ना। तो उसी जमींदार को अब तो जमींदार समाप्त हो गए, तो उनके भारत जो सरकार है उसको 10 गुना राशि देकर, है ना, उस जो भूमि है उसकी 10 गुना राशि देकर वो उस खेती को अपने नाम करा सकती है। और जब अपने नाम उसका पूर्ण स्वामित्व हो जाएगा तो क्या होगा, वो कुछ भी कर सकती है, यानी कि उसको बेच भी सकती है, बंधक बना सकती है, उस पर कृषि भी कर सकती है, जो चाहे वो कर सकती है, यानी कि उसको पूर्ण स्वामित्व यहाँ पर प्राप्त हो गया है। सीरदार किसे कहेंगे, सीरदार जिन किसानों की जमींदारी उन्मूलन से पहले भूमि का स्थायी अधिकार मिला हुआ था, लेकिन जमींदारी की जो माध्यम था उसमें वो लगान, जो भूमि का लगान था वो किसी निश्चित अवधि में वो दे नहीं पाए। ठीक है,
तो ये ऐसे क्या किसान क्या करेंगे? ऐसे किसान को कहा गया कि किसानों को अपनी भूमि का अधिकार तब तक दिया जाएगा जब सरकार को पहले की तरह लगान देते रहेंगे, है ना। सीरदार में वो लोग एक निश्चित अवधि जमींदार निश्चित किए और कहा लगान देने को, और लगान ये नहीं दे पाए तो सरकार ने इन किसानों के लिए कहा कि जब तक ये सरकार को लगान देते रहेंगे तब तक इनका स्वामित्व बना रहेगा, और अगर लगान नहीं देंगे तो स्वामित्व समाप्त हो जाएगा इनका। असामी किसे कहेंगे? वे किसान जिन्हें सन 1947 से पहले किसी वन्य भूमि, आंशिक रूप से बंजर भूमि, बागीचे आदि की भूमि पर खेती करने का अस्थायी अधिकार मिला हुआ था, उन्हें असामी वर्ग में रखा गया है। इस श्रेणी के किसानों को इन विशेष शर्तों के पूरी करने के बाद भूमि पर खेती करने का अधिकार यहाँ पर प्रदान किया गया है। कुछ सरकार ने अपनी मान्यताएं रखी हैं, अगर वो मान्यताओं को पूर्ण करते हैं तो उस पर खेती कर सकते हैं। आदिवासी क्या होते हैं? इस वर्ग में उन किसानों को रखा गया है जो जमींदारी उन्मूलन से 5 वर्ष पहले से किसी जमींदार के भूमि पर उप विभाजन या पट्टेदार के रूप में कार्य कर रहे थे। इसके बाद जो स्वतंत्रता हुई, स्वतंत्रता के बाद इसका एक कानून बनाया गया, उस कानून में कुछ संशोधन किए गए। उस संशोधन के तहत यह व्यवस्था की गई, यदि वे इस भूमि के लिए निर्धारित लगान की 15 गुना राशि सरकार के पास एक बार में जमा कर दें, ठीक है, एक बार में जमा कर दें, तो उन्हें में भी भूमिधर कृषि का स्थायित्व प्राप्त, जो कृषि है उसका स्थायी जो स्वामित्व है वो प्राप्त यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि वो भी जैसे भूमिधर थे, वो अपने कृषि को बेच सकते थे, बंधक बना सकते थे, वो इनको यहाँ पर स्वामित्व यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। काश्तकारी या पट्टेदारी व्यवस्था में सुधार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जमींदारी उन्मूलन अधिनियम में व्यवस्था रखी गई कि यदि कोई विधवा, अविवाहित महिला, सैनिक, रोगी या शारीरिक और मानसिक रूप से असमर्थ व्यक्ति अपनी भूमि पर स्वयं खेती ना करे तो दूसरों को जोतने के लिए अगर पट्टे पे दे सकते हैं, तो ऐसे जो पट्टेदार हैं, काश्तकार हैं, उनकी व्यवस्था में सुधार करके किसानों को जो चीज़ें हैं उनको यहाँ पर निर्धारित किया गया और उसमें कुछ सुधार किए गए। मतलब ये उन्होंने मीन्स इनका कहने का मतलब ये है कि मतलब जो ये व्यक्ति थे, जो किसान थे, जो असमर्थ थे, जो खेती नहीं कर सकते थे, उन्होंने जिनको पट्टे पर खेती दी है उनके लिए सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, कृषि सुधार किए हैं। उसमें क्या क्या आपका शामिल है ये हम देख लेते हैं। इसमें पहला क्या है? लगान का नियमन। पट्टेदारी की दशा में भूमि के स्वामी को 20 से 25% तक की फसल या उसकी कीमत का हिस्सा दिया जाए। इस सुझाव के आधार पर विभिन्न राज्यों के पट्टेदारों द्वारा दिए जाने वाले लगान का नियमन करने के लिए विभिन्न कानून बनाए गए हैं, है ना। नियमन की एक जो निश्चित राशि है इसको टैक्स के रूप में, लगान के रूप में जमा किया जाएगा। पट्टेदारों की सुरक्षा की बात भी की गई और कहा गया कि कुछ राज्यों में एक पट्टेदार को कृषि भूमि में सभी जो भूमि है तभी हटाने का प्रावधान किया गया। यानी कि जो पट्टेदार जिस कृषि पर भूमि कर रहे हैं उनको तभी हटाया जा सकता है जब भूमि के मालिक उस भूमि पर स्वयं खेती करना आरंभ कर दें। जो पट्टे पे ली है, अगर जो कृषि का मालिक है अगर वो स्वयं खेती करता है तो ही उनको हटाया जा सकता है। इसके अलावा दूसरे राज्यों में यह व्यवस्था की गई कि भूमि स्वामी को पट्टेदार को अपनी कृषि भूमि वापस लेने के लिए एक निश्चित हिस्सा पट्टेदार को छोड़ना जरूरी होगा। यानी पट्टेदार खुद करना चाहता है तो भी कुछ न कुछ उसको देना पड़ेगा, और ये सभी राज्यों में नहीं, कुछ राज्यों ने इन्हें लागू किया है। पट्टेदारों के लिए भूमि स्वामित्व के अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अनेक राज्यों में इस तरह के कानून बनाए गए हैं जिसके आधार पर भूमि स्वामी तथा काश्तकार के बीच विवाद होने की दशा में काश्तकार भूमि निर्धारित कीमत उसके मालिक को देकर उसे स्वयं खरीद सकता है। अगला आता है आपका जोत का अधिकतम सीमा का निर्धारण कैसे किया गया है। भारत में भूमि सुधार के लिए आवश्यक समझा गया कि भूमि का जो अधिकतम जोत है
वो निर्धारित किया जाए, यानी कि जो जिनके पास बहुत अधिक भूमि है, कृषि भूमि है, उनकी भूमि को लेकर जो भूमिहीन किसान हैं, खेतीहर मजदूर हैं और जो छोटे किसान हैं उनको दिया जाए। इसके फलस्वरूप सन 1956 में केंद्र सरकार ने निर्देश दिया कि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कृषि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए कानून बनाए। सभी राज्यों को निर्देश दिया गया अपने अपने यहाँ के। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान में जो सिंचित असिंचित शुष्क क्षेत्रों में कृषि भूमि के अधिकतम जो सीमा निर्धारित की गई है उसमें है 7.30 हेक्टेयर, है ना। इसके अलावा 11 से 14 हेक्टेयर तथा 18 से 20 हेक्टेयर तक की रखी गई है अधिकतम जो सीमा निर्धारण। कृषि के पुनर्गठन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कुछ विशेष सुधार शामिल हैं, जिसमें है जोतों की चकबंदी। चकबंदी क्या होती है कि कोई एक किसान होता है, उसकी बहुत जगह ज़मीन बिखरी हुई होती है ना। मान लीजिए कुछ ज़मीन यहाँ पर है, फिर किसी और की ज़मीन है, फिर उसकी ज़मीन है, इस तरह से ज़मीन चारों तरफ बिखरी होती है और इन बिखरी ज़मीनों को एक जगह जितना होता है उस हिसाब से टुकड़ों को जो क्षेत्रफल होता है, जो टुकड़ों में क्षेत्रफल होता है उसके रूप में भूखंड एक साथ प्रदान कर दिया जाता है किसानों को। सहकारी खेती के रूप में अगर बात करें तो भारत में योजना आयोग के अनुसार सहकारी खेती के लिए एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अनेक किसानों तथा संपूर्ण गांव को जो भूमि है उसको इकट्ठा करके संयुक्त प्रबंध कृषि कार्य किया जाता है। यानी कि जो सरकारी ज़मीनें हैं, बहुत सी सरकारी ज़मीनें हैं, उनको संयुक्त करके एक इकट्ठा करके उसमें संयुक्त रूप से सरकार के द्वारा ही किसानों को ये ज़मीन मुहैया कराई जाती है। पट्टे पे कह लीजिए, सरकारी पट्टा भी इसको कह सकते हैं। वहाँ ज़मीन दी जाती है जिसमें किसान कृषि कार्य करते हैं। भारत में सहकारी खेती को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यों द्वारा अनेक कानून पारित किए गए हैं। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन, सिंचाई तथा फसल की बिक्री के लिए विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों का गठन करके कृषकों की आर्थिक दशा को यहाँ पर सुधार करना है। कृषि रिकॉर्ड की व्यवस्था की बात करें तो हमारे यहाँ क्या था, आज क्या है कि आज जिन किसानों के लिए भूमि धर का अधिकार मिला हुआ है, यानी कि पूर्ण स्वामित्व का जिनको अधिकार मिला हुआ है, उनकी कृषि की भूमि की माप करके अभिलेख तहसील कार्यालय में सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई है। जब भूमि संबंधित दस्तावेज की जानकारी अब कहाँ कंप्यूटर पर उपलब्ध हो जाती है। कोई भी ग्रामीण किसी भी ज़मीन की खतौनी, है ना, जो ज़मीन होती है उसकी खतौनी को अपनी कृषि से संबंधित अभिलेख की नकल भी यहाँ से प्राप्त कर सकता है। यहाँ ये भी कर सकते हैं कि किसी भी खतौनी को आप जो है ना, आप ओरिजिनल जो असली भूमि जिसकी है उसकी स्वामित्व को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। रिकॉर्ड में पूरा अभिलेख लिखा होता है। बंजर भूमि की सुधार की अगर हम बात करें, बंजर भूमि सुधार वितरण की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो भी बंजर भूमि है उसकी फिर से कृषि योग्य बनाने का प्रयत्न किया गया सरकार द्वारा और आरंभिक स्तर पर कटीली झाड़ियाँ पैदा की गईं। धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने प्रविधियों को रेह के हटाकर भूमि के उत्पादन को यहाँ पर बढ़ाया है। ऐसा अनुमान है कि विभिन्न प्रयत्नों के फलस्वरूप 160 लाख, है ना, 160 लाख बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है। इसे और इनका जो वितरण है वो भूमिहीन किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों को किया गया है। तो भूमि सुधार के क्या परिणाम हुए हैं ये हम देख लेते हैं। तो इसमें जो शोषक वर्ग था, पहले जमींदार जो होते थे वो इनका शोषण करते थे, जो किसानों का शोषण करते थे, उस वर्ग की यहाँ पर समाप्ति होगी, यानी कि जमींदारी जो व्यवस्था है उसका उन्मूलन हो गया है पूरी तरह से। मध्यम वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ है। जैसे नगरों में मध्यम वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ था, वैसे ही ग्रामीण समुदाय में एक नवीन मध्यम वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ है। लेकिन उसको जो भूमि का एक वो भूमि का स्वामी है, कृषि भूमि का वो स्वामी है, लेकिन उसे ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो लोगों का शोषण कर सके। तो ये चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। कृषकों की सुरक्षा की बात करें तो सरकार ने कृषकों की सुरक्षा के लिए सीधा संपर्क स्थापित किया है, यानी कि यहाँ पर सरकार का किसानों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित है, जिसके कारण लगान के अतिरिक्त उन्हें बिचौलियों को किसी तरह की सेवाएं देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।
बिचौली तो जानते ही होने ये ना, जो बीच का जो मध्यम व्यक्ति होता है, जो सरकार और किसानों के बीच में एक कड़ी का काम करता है, उसको बिचौलिया कहते हैं। बेगार प्रथा का अंत। पहले क्या होता था कि इसमें बहुत सी लघुहीन भूमिहीन किसान जो ऋणग्रस्त हो जाते थे, तो उनकी जो भूमि को हड़प लेते थे, कब्जा कर लेते थे, और जो लोग इनका ऋण चुका नहीं पाते थे, ऐसे लोगों को क्या करते थे, अपने यहाँ बंधक बना लेते थे और उनके साथ बेगार मतलब बिना पैसे के, बिना किसी आय के, कोई पैसा नहीं देते थे, सिर्फ खाने के लिए खाना देते थे और वो उनसे दिन रात काम करवाते थे। ऐसे लोगों को बेगार कहा जाता है। कहीं कहीं आप देखिए इनकी स्थिति बहुत ही अत्यंत दयनीय है। कुछ लोगों को तो बहुत से रिसर्च हुए हैं, उसमें देखिए बताते हैं कि उसमें जो किसान थे उनको पैरों में बेड़ियाँ बना के बांध के रख लेते थे। वो जब काम करते थे तो भी पैर में बेड़ियाँ पड़ी रहती थी ताकि वो भाग न सकें। कुछ लोग कहीं कहीं ये भी देखने आता है कि अगर पिता ने उसका कर्ज नहीं चुकाया है तो वो कई पीढ़ियों तक बेगार जो श्रमिक हैं उसके रूप में कार्य करते थे। फादर मर गया तो उसका बेटा उनका कर्ज चुका रहा है। इस तरह की जो शोषण होता था वो यहाँ पर समाप्त हो गया है। अब पिछड़े वर्गों की जो स्थिति में सुधार हुआ है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये व्यवस्था की गई कि भूमि की अधिकतम सीमा जो निर्धारित की गई है, उससे जो प्राप्त हुई भूमि वो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों को वितरित किया गया। तो इससे क्या हुआ, जो इनकी जो बहुत दयनीय दशा थी उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। तो ये यहाँ पर देखने को मिल जाता है आपको। लगान का तर्कपूर्ण नियमन हुआ है। पहले क्या होता था कि अगर जो भी लगान की निर्धारित राशि दे दी गई है आपको उसको देना ज़रूरी है, लेकिन अब क्या है, जो लगान है उसमें जो जोत होता है, जो आपकी खेती होती है, उसकी उपजाऊपन पहले देखा जाता है कि वो भूमि कितनी उपजाऊ है, कितना वो कृषि लगान दे सकता है किसान, उसके आधार पर निर्धारित की जाती है। इसके अलावा आपको बाढ़ आ जाए, अकाल पड़ जाए, तो यहाँ पर सरकार क्या करती है, उनके किसानों की सहायता करती है। ये यहाँ पर ये नहीं कि आप जो है ना ऐसे समस्याएं पैदा हो गई तो पहले ब्रिटिश शासन में ऐसे ही तो होता था ना कि अगर आपने लगान नहीं दिया, चाहे अकाल है चाहे बाढ़ है, आपको कृषि से लगान देना ही पड़ेगा। लेकिन अब ये व्यवस्था समाप्त हो गई है, तो यहाँ पर भी सुधार देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो आर्थिक स्थिति है, भूमि सुधार हुए हैं उनसे जो किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ हो गई है। शायद इसी का परिणाम है, आप देख सकते हैं कि अब गाँवों में बहुत तरक्की हुई है। गांव में जाइए तो पहले के मुकाबले में तुलना करिए उसकी, तो बहुत तरक्की हुई है। आज सभी गांव में पक्के हवादार मकान देखे जा सकते हैं, है ना। इसके अलावा खान पान, स्वास्थ्य, है ना, उनकी जीवन शैली देखिए, उनकी जीवन शैली में भी बहुत परिवर्तन आया है। उनकी कल्चर देखिए, उनका कल्चर काफ़ी हद तक आपको नगरीय जो क्षेत्र हैं उनसे मिलता जुलता दिखाई देगा। तो यहाँ ये चीज़ों में सुधार हुआ है। तो ये हमारा क्या था टॉपिक, भूमि सुधार, है ना। भूमि सुधार के बारे में पढ़ा, क्या होता है, सरकार ने क्या प्रावधान किया है और उससे क्या किसानों को लाभ हुआ है। तो आज का जो टॉपिक था ये मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आज का टॉपिक यही रखते हैं। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो कुछ, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है और आपको लग रहा है कि इसमें और हमें जानने की ज़रूरत है, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और इसके बाद मेरा जो ये वीडियो है, आज का वीडियो बस आज यहीं तक रखते हैं। तो मेरे वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ आज क्लास यहीं तक रखते हैं हम लोग। कल फिर मिलते हैं, अगले टॉपिक में क्या होगा कल हम बात करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक। ओके, थैंक यू।